दोस्तों हमारे चैनल में B1 B2 वीज़ा के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और B1 B2 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। DS-160 फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने तक और CGA पोर्टल में फीस भर के स्लॉट लेने तक, उसके बाद इंटरव्यू अपेयर होने के तक दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियो देखते हैं। लेकिन दोस्तों सभी को, बहुत सारे लोगों को अभी तक ये पता नहीं कि B1 B2 वीज़ा क्या होता है, उसमें क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं, हमको क्या क्या पॉलिसीज फॉलो करने होते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इस कारण दोस्तों बहुत सारे लोगों का वीज़ा डिनाई हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि दोस्तों आज B1 B2 वीज़ा के बारे में मैं फैक्ट्स बता दूं, ताकि आप जब प्रिपेयर करें, इंटरव्यू अपेयर करें, आपको बहुत हेल्प हो और वीज़ा डिनाई ना हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले ये बता दूं कि ये B1 B2 वीज़ा का क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, लेकिन B1 B2 वीज़ा के बारे में है। देखिए B1 B2 वीज़ा के बारे में क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने बनाया, आपने देखा भी, लेकिन B1 B2 वीज़ा के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिला नहीं है। हालांकि मैंने बताया हूँ, लेकिन आपने कैप्चर नहीं किया। फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, आपको रिकैप्चर हो जाएगा, मतलब आपको रीइटरेट करना चाहता हूँ, एक थोड़ा सा यानी कि रिवीजन की तरह हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। B1 B2 वीज़ा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। दोस्तों ये B1 B2 वीज़ा का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान से सुनिए और हर चीज को समझिए। समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए या तो ईमेल कीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों क्योंकि हमारा चैनल हिंदी में है तो पूरा का पूरा मैं हिंदी में बताऊंगा। अगर किसी को इंग्लिश में ये वर्जन चाहिए वीडियो का, मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे इंग्लिश के लिए, मैं इंग्लिश में एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला चीज, बेसिक चीज, ये B1 B2 वीज़ा होता क्या है। दोस्तों ये B1 B2 वीज़ा होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जहाँ पे आप वहाँ पे इमिग्रेंट नहीं हो सकते, और ये शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है दोस्तों। जैसे कि आप एक हफ्ते के लिए अप्लाई करें, 2 हफ्ते के लिए अप्लाई करें। लेकिन दोस्तों जब वहाँ पे जाते हैं, US के अंदर जाते हैं, टेक्निकली आपको 6 महीने रहने दिया जाता है लीगली। आप कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जब आप इंटरव्यू जाते हैं, जब वीज़ा अप्लाई करते हैं, भले आप 1 हफ्ते के लिए करें या फिर 1 महीने के लिए करें, आपको 10 ईयर्स का वैलिडिटी मिलता है, जहाँ पे वन शॉट में, वन ट्रिप में आप 6 मंथ तक रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों भले आपको वीज़ा मिल गया हो, लेकिन आपको 1 महीना रहने दिया जाए या फिर 2 दिन रहने दिया जाए या फिर 2 हफ्ते रहने दिया जाए, वो डिपेंड होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो US में है। इसका मतलब है दोस्तों कितने दिन आपको US में रहने दिया जाए, वो डिपेंड करेगा USCIS और इमिग्रेशन, US इमिग्रेशन में डिपेंड होगा। जब आप US में लैंड करेंगे उनके ऊपर डिपेंड होगा कि आपको कितने दिन रह दिया जाए। इसीलिए दोस्तों जब आपको वीज़ा मिल जाता है, ये भ्रम में ना रहे कि मेरे को 10 साल का वीज़ा मिल गया, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, US में रह सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा डिपेंड होगा जब आप इमिग्रेशन में अपना प्रेजेंटेशन दे, इंटरव्यू दे। और B1 B2 वीज़ा में आप किस किस कारण के लिए जा सकते हैं। देखिए आप बिजनेस के लिए जा सकते हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए जा सकते हैं शॉर्ट टर्म, या फिर किसी से मिलने के लिए जा सकते हैं, या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा सकते हैं, या फिर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं, या फिर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट है उनके साथ जा सकते हैं, कंपनी होके अटेंडेंट की तरह वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा भी जा सकते हैं, फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। मैं रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए, ना कि महीनों के लिए। मेरा पर्सनल एडवाइस वही होता है कि देखो अगर B1 B2 वीज़ा में जाना है किसी कारण के लिए, मतलब आप 2 या 3 हफ्ते के लिए जाइए मैक्सिमम। अगर फैमिली मेम्बर जाता है तो 1 महीने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ कुछ लोगों का ट्रेनिंग होता है, यानी कि ये नॉन प्रेडिक्टिव होता है, मैक्सिमम 1 मंथ जा सकते हैं, लेकिन 1 मंथ कभी भी 1 मंथ से ज़्यादा मत जाना, ये मेरा एडवाइस है। अब ये बात करते हैं कि क्या B1 B2 वीज़ा में हम जॉब कर सकते हैं, क्या कोई काम कर सकते हैं। मेरा स्ट्रेट आंसर है नहीं। ये सिर्फ विजिट वीज़ा है, यहाँ पे वर्क परमिट नहीं है, इसमें जॉब नहीं कर सकते, क्लियर कर। अगर आप B1 B2 वीज़ा में USA गए और उसमें जॉब करने लगे और आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकती है, और आपका वीज़ा जो भी है परमानेंटली बैन भी हो सकता है, आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। इसलिए B1 B2 वीज़ा इज जस्ट फॉर विजिट पर्पज।
तो B1 B2 वीज़ा कितने साल के लिए वैलिडिटी है? जैसे मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि B1 B2 वीज़ा यूजुअली 10 इयर्स मल्टीपल एंट्री के लिए दिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में मैं देखा हूँ, जैसे मैं कहूँ कि कुछ केसेस 100 में 1 केस हो सकता है कि वो अप्लाई करते हैं 2-3 हफ्ते के लिए, उनको 1 साल के लिए ही दिया जाता है। 1 साल के बाद फिर से रिन्यू करना पड़ता है, या फिर किसी को 2 इयर्स के लिए दिया जाता है। हाँ, अगर आपका किस्मत खराब है तो अगर आप 2 हफ्ते के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ़ 2 हफ्ते के लिए ही देंगे। जैसे दूसरे कंट्री का वीज़ा होता है, मतलब 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए देते हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं देते हैं, 3 मंथ्स के लिए देते हैं। बट खुशी की बात है कि यूएस से 10 इयर्स का मल्टीपल एंट्री देता है, तो हम इसको मिसयूज़ नहीं करना है, अच्छी तरह से एज़ पर द गाइडलाइंस ही हम इसको यूज़ करना पड़ेगा। आए दिन मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, ईमेल भी आते हैं कभी-कभी, जब मेरे से लोग बात करते हैं कि सर, ये B1 B2 वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं अपने बैंक में कितना पैसा दिखाऊँ? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख कितना? देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है टेक्निकली, मतलब अगर मैं इसको समझ पाया हूँ तो, क्योंकि मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हूँ। देखिए, आपको बैलेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपका बैलेंस ज़ीरो भी हो सकता है, देयर इज़ नो इश्यू। अगर आप कंपनी से जा रहे हैं बिज़नेस मीटिंग के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, आपका ज़ीरो भी हो सकता है बैलेंस, डज़न्ट मैटर, क्योंकि कंपनी अपना खर्चा उठा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं पे, आपका रेगुलर इनकम दिखाना ज़रूरी है, ना कि अपना बैलेंस। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस का नॉर्मल इनकम बताना है, ना कि आपका बैलेंस। देखिए, आप जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर बिज़नेस भी नहीं कर रहे हैं, बस उठा के 10 लाख रुपए कहीं से उठा के लगा दिया दोस्त से या रिलेटिव से, आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, दैट डज़न्ट मैटर। उनको रेगुलर इनकम चाहिए, ठीक है? यानी कि होम टाइस भी दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि आप खर्चा उठा सकते हैं, नंबर 1। और किसी कारण किसी चीज़ में ये भी हुआ है, 1-2 केस में पूछा भी है कि आपका खर्चा कितना होगा इस ट्रिप के लिए, क्या उतना पैसा आपके पास है? तो मैंडेटरी नहीं है, अगर ऐसा हो सके तो अच्छा है कि अगर आपके पास बैंक में बैलेंस है, सफिशिएंट बैलेंस है, जो खर्चा उठाने के लिए उसका प्लस पॉइंट है, मैंडेटरी नहीं है। मेरे को पूछो तो रेगुलर इनकम दिखाना चाहिए, जैसे आप जॉब जॉब कर रहे हैं तो सैलरी आना चाहिए एवरी मंथ, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस इनकम आना चाहिए एवरी मंथ। अगर कंपनी से बिज़नेस मीटिंग में जा रहे हैं तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना होना चाहिए? देखिए, अब आप यूएस में जा रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए रफली, अगर आपका खर्चा 5 लाख आ रहा है, मान के चलो कि आपके अकाउंट में 7 या 8 लाख मिनिमम होना चाहिए। देखिए, आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 3 या साढ़े 3 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 4 लाख, मैक्सिमम 4 लाख। 3 साढ़े 3 ही बोलूँगा मैं। तो इतना खर्चा आएगा, लेकिन आपके अकाउंट में होना चाहिए 5 लाख रुपया, दैट्स मोर देन एनफ, ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं कहूँगा, बैलेंस से ज़्यादा आपका रेगुलर इनकम इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ओके? और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, मेरा एक बार वीज़ा डिनाई हो गया है, क्या अभी अप्लाई करना सही है? क्या फिर से रिजेक्ट हो जाएगा? क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक रिजेक्शन हो चुका है, क्या मुझे लगता है कि इस बार भी रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सारे केसेस देखा हूँ जहाँ पे 3-4 बार रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद भी अप्रूव हुए हैं, या फिर कोई लोग 1 बार रिजेक्ट हुए हैं, उसके बाद भी अप्रूव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ही कंडीशन है कि जब आप रिजेक्ट हुए हैं, क्या जब आप रीअप्लाई करते वक़्त जो रीज़न से रिजेक्ट हुए हैं, क्या वो आपने सेटराइट कर लिया, क्या फिक्स कर लिया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? कैसे सेटराइट करें? आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको क्यों रिजेक्ट किया जाता है। बहुत यहाँ पे यूएस वीज़ा में एक बड़ा-सा दिक्कत है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको रीज़न नहीं बताएँगे कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया है। बहुत ही मुश्किल है, आपको स्टैंडर्ड रीज़न दिया जाएगा 214 बी, स्टैंडर्ड रीज़न कि आपका होम टाइस नहीं है। नंबर 1, आपका होम टाइस नहीं है, कि वो कहना चाहते हैं कि आपके इंडिया में या फिर आपके होम कंट्री में पीछे इतना चीज़ नहीं है, जैसे फैमिली हो, प्रॉपर्टी हो, जॉब हो, कुछ भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आने का चांसेस कम है, आप यूएस में भी रह सकते हो, वो बोलना चाहते हैं। दूसरी बात कि पर्पस ऑफ विज़िट आप कन्विंस नहीं कर पाए। वो बोलना चाहते हैं कि जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो यूएस, आप हमको समझा नहीं पाए, तो हम समझे नहीं, इसलिए हम आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आपको पता नहीं रहता, तो कैसे पता रहता है? हर चीज़ को एनालाइज़ करना पड़ता है। अगर आप खुद एनालाइज़ कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसे हमारे जैसे मेरे जैसे लोग हैं, उनके पास जाइए या फिर मेरे पास आइए, मैं छोटी से छोटी चीज़ें एनालाइज़ करके बता पाऊँगा कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ होगा। उस पे काम करके मतलब ये नहीं कि हमको क्रिएट करना है। सिचुएशन, अगर सच में आपका सिचुएशन चेंज हुआ है, आपका थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेफ़िनेटली आप रीअप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि सब कुछ सही था,
होम टाइज भी है, पर्पस ऑफ विजिट भी सही है, लेकिन आप ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाए या फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाए वीज़ा ऑफिसर से, तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं तैयारी के साथ। एक बार गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, नहीं कर पाए, थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा-सा एनालाइज़ कीजिए, हो सकता है कि मैं भी गाइड कर सकता हूँ। आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू गाइड यू। उसके बाद ठीक तरह से प्रेज़ेंट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे अपना पर्पस ऑफ विज़िट और होम टच के बारे में, ऑब्वियसली आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों छोटी-सी बात है, कुछ लोग का होम टच ही बहुत कमज़ोर होता है, जिनका बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोफाइल ही कमज़ोर होता है और पर्पस ऑफ विज़िट भी उनका सही नहीं होता, उनका 100% रिजेक्ट होता है। अब वो आके मेरे से रिक्वेस्ट भी करेंगे तो मैं क्या करूँ? प्रोफाइल ही वीक हो तो क्या करें? नंबर 1, नंबर 2, यानी कि ढंग का कोई या फिर होम टच नहीं है तो क्या करें, राइट? अगर पर्पस ऑफ विज़िट सही है, फिर भी ये दोनों वीक है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जहाँ पे पर्पस ऑफ विज़िट गलत है, उनको तो मैं देखता भी नहीं हूँ, राइट? जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी आता है पर्पस ऑफ विज़िट, उनको उनका आइडिया होता है कि मैं B1, B2 वीज़ा में जाऊँगा यूएस, उसके बाद मैं स्टडीज़ में क कन्वर्ट करूँगा, उसके बाद या वहीं से जॉब में जाऊँगा। वो गलत चीज़ है। सिर्फ़ पेपर वाइज़ तो सही है, लीगली करेक्ट है, लेकिन तरीका गलत है। यानी कि B1, B2 वीज़ा में जा रहे हो, अब बोलते हो कि मतलब घूम के आ जाऊँगा, आपको जाके घूम के ही वापस आना है। ये नहीं कि वहाँ पे B1, B2 वीज़ा में अंदर घुस गए यूएस में, वहीं पे जॉब ढूँढना शुरू किए, उसके बाद एक लॉयर को पकड़ेंगे, वहाँ पे वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, वो गलत चीज़ है। लीगली गलत नहीं है, आपको लॉयर पूरा पेपर बना के देगा सब कुछ, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही मेरे को पता लगता है कि कोई किस बंदे का मेंटालिटी ऐसा है, तो वहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, कन्वर्सेशन, मैसेज हो, ईमेल हो, जो भी हो। तो ऐसा मत रखना, B1, B2 वीज़ा में जो गाइडलाइंस है उसी को फॉलो करना, ऐसा शॉर्टकट मत मारना। अगर आपको पढ़ाई के लिए जाना है तो पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई कीजिए, F1 वीज़ा या फिर M1 वीज़ा। अगर आपको जॉब करना है तो यहीं से जॉब फाइनल कीजिए, जॉब लेके पूरा वर्क परमिट इंडिया से ही लेके उसके बाद यूएस जाना है। दिस इज़ द राइट वे, सही तरीका। शॉर्टकट मत मारिए। कुछ लोगों की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है, राइट? कुछ लोग जो देख रहे हैं मतलब गलत तरीका अपना के जा रहे हैं, आप लोगों की वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत होता है। सो मिसयूज़ मत कीजिए, सही तरीके से जाके सही तरीका जो भी पर्पस ऑफ विज़िट है ख़त्म करके वापस आइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, किसी 1 या 2 बंदे ने पूछा है कि सर क्या मैं फैमिली के साथ अप्लाई कर सकता हूँ? पूरा फैमिली? क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि फैमिली को इधर छोड़ के मैं अकेला अप्लाई करूँगा, तो मेरा वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि होम टाइज पीछे फैमिली है। और कुछ लोग समझते हैं कि मैं पूरे फैमिली के साथ अप्लाई करूँगा, वो समझेंगे कि पूरा का पूरा फैमिली जा रहा है, पीछे कुछ नहीं है, आने का चांस कम है, वापस आने का। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए, पूरा का पूरा फैमिली हो सकता है कि आप टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, या फिर पूरा का पूरा फैमिली हो सकता है कि किसी रिलेटिव से मिलने के लिए जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइनली आपको पूरे फैमिली के साथ यूएस में घूम के आना है या फिर किसी रिलेटिव से मिल के आना है, बिंदास अप्लाई करके जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव भी हुआ है बहुत सारे वीज़े, राइट? तो ठीक तरह से आपको जेन्युइनली आपका केस प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जे इंटरव्यू में सही तरीके से आंसर देना पड़ेगा। जेन्युइनली, यानी कि सही सही आंसर देना पड़ेगा, जो सच है वही बताना पड़ेगा। अगर आप आपके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, 4 लोग हैं, चारों के चारों अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि चारों का अलग-अलग एप्लीकेशन होना पड़ेगा, 4 DS-160 फॉर्म होना पड़ेगा, चारों लोगों का अलग-अलग फीस पे किया होना चाहिए। ठीक है? छोटे बच्चे हो तो लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बच्चे हो तो आप लेके जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। ताकि ये समरी है कि आपका क्वेश्चन पूरा फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं, देखा हूँ मैं, मतलब चैट में भी देखा हूँ, ईमेल में भी देखा हूँ, यानी कि मैसेज में भी। सर मैं B1, B2 वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जाके शॉर्ट टर्म कोर्स करना है या फिर XYZ कोर्स करना है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या पढ़ाई कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। आंसर एक है कि फर्स्ट टाइम आंसर एक वन वे आंसर है कि फर्स्ट आंसर, हाँ, आप शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं B1, B2 वीज़ा में। छोटा-सा कोई भी ट्रेनिंग सेशन हो सकता है, छोटा-सा ओकेशनल रिक्रिएशनल कोर्स हो सकता है, कुछ भी, यानी कि इंटर्नशिप की तरह हो सकता है जहाँ पे पैसा ना लें। छोटा-मोटा कोर्स कोई भी हो सकता है, वो आप कर सकते हैं।
अगर आप कोई कोर्स बड़ा कोर्स करना चाहते हैं, जैसे डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जैसे कि मैं कहना चाहूँ कि एकेडमिक कोर्स करना चाहते हो, कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके, उसके लिए आपको प्रॉपर वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, M1 वीज़ा या फिर F1 वीज़ा। जो F1 वीज़ा में ही जाते हैं ज़्यादातर लोग, F1 वीज़ा अप्लाई करके जाना पड़ेगा। यानी कि एकेडमिक कोर्स जैसे कि यूनिवर्सिटी कोर्स हो गया, कॉलेज कोर्स हो गया, जैसे कि मास्टर्स हो गया, बैचलर्स हो गया, उसके लिए छोटा-मोटा सर्टिफिकेशन कोर्स या फिर 6 महीने का कोर्स, 1 महीने का कोर्स, ये 1 साल का कोर्स होता है, उसमें B1 B2 वीज़ा में भी जा सकते हैं। बट 1 साल का नहीं बोलूँगा, वो रेस्ट्रिक्टेड है 3 मंथ्स के लिए, मैक्सिमम उतना ही देखा हूँ, छोटे-मोटे कोर्स के लिए। बट बड़े कोर्स के लिए आपको F1 वीज़ा ही अप्लाई करना पड़ेगा, B1 B2 वीज़ा में आप नहीं जा सकते। दोस्तों, इस वीडियो का मैं आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लूँगा। कुछ लोग ये पूछ रहे कि सर मैं B1 B2 वीज़ा है या फिर B1 B2 वीज़ा अप्लाई करूँगा, यूएस जाऊँगा, थोड़ा दिन में कुछ महीने वहाँ पे रहूँगा, हो सकता है कि मैं जॉब भी ढूँढूँ, क्या मैं उसमें ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? ग्रीन कार्ड डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? कोई तो यानी कि रिलेटिव कर सकता है। देखिए, कोई रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव, और ये B1 B2 वीज़ा में चला गया बंदा अपने ब्लड रिलेटिव से मिलने के लिए, और उनको बोल रहा है कि ग्रीन कार्ड अप्लाई करे, क्योंकि फैमिली मेंबर है, नंबर 1। नंबर 2, B1 B2 वीज़ा में चला गया, कोई छोटा-मोटा जॉब मिल गया और कंपनी को बोल रहा है कि मेरे को ग्रीन कार्ड अप्लाई करो। क्या कर सकते हैं? आंसर है नो, ये इल्लीगल है, नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रीन कार्ड चाहिए, सबसे पहले B1 B2 वीज़ा में गए थे विजिट के लिए, पहले वापस आए अपने इंडिया को या फिर होम कंट्री को, उसके बाद जो भी प्रोसेस है ग्रीन कार्ड का, यानी कि कम जॉब के लिए हो या फिर रिलेटिव के लिए हो, आप ग्रीन कार्ड अप्लाई कीजिए नॉर्मल प्रोसेस से, यानी कि डिपेंडेंट वीज़ा से कीजिए। बेस्ड ऑन डिपेंडेंट वीज़ा ग्रीन कार्ड अप्लाई कीजिए, या फिर जॉब वर्क परमिट के बेस पे ग्रीन कार्ड अप्लाई कीजिए, लेकिन सही तरीके से कीजिए, वहीं पर रह मत करना। बोलने का समरी ये है कि B1 B2 वीज़ा में जा रहे हैं तो वापस आना ही पड़ेगा, राइट? जैसे बोलते हैं ना कि इस मूवी में बोला था, लोन लिया है तो चुकाना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं ना, EMI। उसी तरह अगर आपने B1 B2 वीज़ा में यूएस गए हैं, वापस आना ही पड़ेगा विदिन टाइमलाइन, नहीं तो इल्लीगल माना जाएगा। आपका वीज़ा भी बैन हो सकता है और यूएस में एंट्री परमानेंटली लाइफ लॉन्ग के लिए भी बैन हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ, B1 B2 वीज़ा जब यूज़ करते हैं विदिन गाइडलाइंस ही यूज़ करें, ड्यूरेशन कम होना चाहिए, वहाँ पे कोई जॉब नहीं करना चाहिए। यही है इस वीज़ा का 2 मेन पॉइंट। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको B1 B2 वीज़ा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको क्लैरिटी मिल गया होगा। फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिला, कोई क्वेश्चन रह गया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और जिसको भी ये B1 B2 वीज़ा का इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में चाहिए, आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगा। सो एनीवन रिक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन B1 B2 वीज़ा, प्लीज़ let me know in comments. If I receive more comments, then definitely I'll make this video in English as well, English version, so that even you will get benefited, okay? And second thing दोस्तों, मैं जैसे कहा कि F1 वीज़ा का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स मैं तैयार कर रहा हूँ, जैसे तैयार हो जाएगा आप लोगों से शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर आप B1 B2 वीज़ा का तो कर रहे हैं, लेकिन F1 वीज़ा का भी कीजिए। मैं काम कर रहा हूँ उस पर, जैसे रेडी हो जाएगा आपसे शेयर करूँगा। गाइस, many people are asking me, please make video on F1 visa, F1 students visa interview question and answer. So I'm working on that. Once it is ready, I will share with you. तो दैट्स इट। एंड दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो भी B1 B2 वीज़ा के बारे में स्टडी कर रहे हैं या फिर जानकारी ढूंढ रहे हैं, उनसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी भला हो, उनको भी हेल्प हो। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस टिप्स में अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।